दोस्तों, अगर दुनिया की कुछ सबसे बड़ी इकोनॉमीज की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला नंबर यूएस का आता है और सेकंड पर आता है चाइना। इस लिस्ट में इंडिया 5th नंबर पर आता है। इंडिया आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। वैसे सुनने में सेकंड पोजीशन और 5th पोजीशन में कोई खास फर्क नहीं लगता, पर अगर आप इंडिया एंड चाइना दोनों की इकोनॉमी के साइज को देखें या फिर इसे पर कैपिटा में कैलकुलेट करें, तब आपको पता चलता है कि चाइना की इकोनॉमी का एक्चुअल साइज क्या है। इंडिया की इकोनॉमी जहां 3.94 ट्रिलियन की है तो चाइना की 18.27 ट्रिलियन की। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि ये डिफरेंस कितना ह्यूज है। गौर करने वाली बात यह भी है कि चाइना ने ये ग्रोथ बहुत कम समय में हासिल की है और वो दुनिया में यूएस के बाद एक नई विश्व शक्ति बनकर उभरा है। चाइना की इस रैपिड ग्रोथ की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि काफी समय तक चाइना और इंडिया बहुत सारे मामलों में लगभग बराबरी पर थे। जिस समय पर इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया था, लगभग उसी समय पर चाइना में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहे थे। 1990 से पहले तक इंडिया और चाइना की जीडीपी भी लगभग बराबर थी, और उसके बाद चाइना ने जिस तरह से रैपिड ग्रोथ पकड़ी है वो अपने आप में एक मिरेकल है और इसीलिए इसे चाइना का इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाता है। इस इकोनॉमिक मिरेकल के दौरान चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट 9% के आसपास रही है और कुछ सालों में तो डबल डिजिट में भी पहुंच गई। इस ग्रोथ के दौरान चाइना ने लगभग 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और साथ ही हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है और अपने आप को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस के रूप में ट्रांसफॉर्म किया है। यहां से एक सवाल पैदा होता है कि आखिर चाइना ने ऐसा किया कैसे और इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो पाया, जबकि दोनों ही देश एक समय पर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, इलिटरेसी, जीडीपी समेत कई सारे मामलों में लगभग एक जैसे थे। तो आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया और हम कहां पर चूक गए, यही पता करेंगे आज की इस वीडियो में। तो कहीं जाएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चाइना की ग्रोथ स्टोरी कितनी फैसिनेटिंग है इसको आप बिल गेट्स के उस ट्वीट से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि चाइना ने केवल 3 सालों के अंदर इतना सीमेंट यूज किया है जितना यूएस ने पूरी 20th सेंचुरी में यूज नहीं किया। जरा इस पिक्चर को देखिए। ये पिक्चर शंघाई सिटी की है। ये बताती है कि 1990 से 2010 यानी सिर्फ 20 सालों के अंदर शंघाई कैसे एक आम सिटी से स्काई स्क्रैपर्स वाले एक वर्ल्ड क्लास सिटी में बदल गया। चाइना की ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत होती है 1978 से, जब माओ जेडोंग की 1976 में हुई डेथ के बाद डेंग जाओपिंग ने सत्ता संभाली थी और जिसके बाद उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने माओ के टाइम में हुए कुछ फैसलों को पलटना शुरू किया। जैसे माओ के टाइम पर जितनी भी नेचुरल लैंड थी उसे स्टेट ओन करता था और जो भी फार्मर्स उस लैंड पर काम करते थे उन्हें बस स्टेट की तरफ से काम करने के बदले कुछ फिक्स वेजेस दिए जाते थे। डेंग ने पाया कि ये पॉलिसी काम करने के मोटिवेशन को कम करती थी, क्योंकि जब आपको एक बंदी बधाई सैलरी ही मिलनी है तो फिर आप कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करने के बारे में क्यों सोचोगे। पहला रिफॉर्म डेंग ने यह किया कि इस जमीन को वापस से फार्मर्स को लीज पर दे दिया और उन्हें अपने हिसाब से काम करने की छूट दी। पहले जहां फार्मर्स को फोर्सफुल लेबर का सामना करना पड़ता था और अपनी सारी फसल स्टेट को देनी पड़ती थी, जहां से उन्हें बदले में सिर्फ कुछ फिक्स वेजेस ही मिलते थे, वहीं अब वो अपनी मनमर्जी से काम कर सकते थे और स्टेट को कुछ टैक्स देकर अपनी फसल मार्केट में बेच सकते थे। साथ ही वो ये भी फैसला कर सकते थे कि अब उन्हें क्या उगाना है और कैसे उगाना है। इस एक फैसले की वजह से चाइना का ग्रेन प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा और एक समय पर जहां चाइना भुखमरी को फेस कर रहा था, वहीं अब वो फूड सरप्लस वाला देश बन गया। इसके साथ ही जब डिसीजन लेने की पावर फार्मर्स के हाथों में आई तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कमर्शियल क्रॉप्स जैसे शुगर केन, कॉटन वगैरह उगाने लगे। कॉटन की फार्मिंग ने न केवल फार्मर्स को फायदा पहुंचाया बल्कि इसने चाइना में एक बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी खड़ी कर दी, जिसने बाद में चाइनीज टेक्सटाइल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। इसके चलते चाइना 1990 में कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया और जिसके बाद चाइना ने चीप टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी चालू कर दी। इसके साथ ही डेंग ने देखा कि देश में एग्रीकल्चरल लेबर के अलावा भी काफी सारी अनस्किल्ड लेबर मौजूद है, जिसे काम में लेकर देश की जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइज को प्रमोट किया, जो कि ऐसी चीजों को मैन्युफैक्चर करती थी जिनके लिए कोई खास टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं थी, जैसे फर्टिलाइजर्स, फार्म टूल्स, फर्नीचर, टॉयज वगैरह। माओ की पॉलिसीज के उलट डेंग ने यहाँ भी प्राइवेट ओनरशिप को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रोथ करने लगी। पर इन रिफॉर्म्स ने केवल पुरानी गलतियों को ही सुधारने का काम किया। अब जैसे इंडिया में तो आजादी के तुरंत बाद ही लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत हो गई थी और जमींदारी का अंत कर दिया गया था। बहुत सारे फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं थी, अब वो फार्मर्स लैंड को ओन करने लगे थे, जिसमें वो अपनी मर्जी से क्रॉप्स उगा सकते थे और उसे मार्केट में बेच सकते थे। इसी तरह स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी पहले से ही इंडिया में चल रही थी, जिनका एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन प्राइवेट ओनरशिप में ही था और आज भी है। तो फिर चाइना ने ऐसा क्या खास किया जो इंडिया नहीं कर पाया? तो इसका जवाब है, चाइना ने अपनी वर्कफोर्स की इंपॉर्टेंस को समझा और उन्हें एजुकेट करने में और स्किल्ड बनाने में इन्वेस्ट करना शुरू किया। चाइना ने इस मामले में बॉटम अप अप्रोच अपनाई, यानी पहला फोकस प्राइमरी एजुकेशन को बनाया।
जबकि इंडिया ने इस मामले में एकदम ही उल्टी अप्रोच अपनाई। हमने प्राइमरी एजुकेशन के बजाय हायर एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया। हमने IITs बनाए, IIMs बनाए, क्योंकि हमें लगा कि देश के टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए और देश को चलाने के लिए हमें हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स की सबसे पहले जरूरत है। पर अनफॉर्चुनेटली हमने प्राइमरी एजुकेशन पर उतना काम नहीं किया। एजुकेशन को लेकर चाइना का यह डेडिकेशन ही था कि इंडिया का लिटरेसी रेट 2010 में जहां 74% था, वहीं चाइना का 95% पहुंच गया। जबकि हमारी इसी टॉप डाउन अप्रोच की वजह से हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को एजुकेशन का जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। हमारी लिटरेट में काउंट की जाने वाली पॉपुलेशन भी उतनी एजुकेटेड और स्किल्ड नहीं थी जितनी चाइना की थी। वैसे तो इंडिया ने भी एजुकेशन पर बजट का एक ठीक ठाक अमाउंट खर्च किया है, जो कि GDP का लगभग 4 से 4.5% के आसपास बैठता है, पर फिर भी सरकारी स्कूलों में एजुकेशन की क्वालिटी बेहद खराब है। अभी 2022 में पब्लिश हुई ASER की रिपोर्ट हमारी एजुकेशन क्वालिटी के बारे में कुछ शॉकिंग रियलिटी सामने रखती है। ये रिपोर्ट बताती है कि रूरल एरियाज के स्कूल्स में 5th स्टैंडर्ड के लगभग 75% स्टूडेंट्स एक सिंपल डिवीजन भी नहीं कर सकते, एंड 5th स्टैंडर्ड के ही 57% स्टूडेंट्स क्लास 3rd का एक सिंपल टेक्स्ट भी नहीं पढ़ सकते। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जाने वाली एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है। इसके साथ ही ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन रूरल एरियाज के स्कूल्स में से 24% में पीने का पानी अवेलेबल नहीं, 32% में गर्ल टॉयलेट अवेलेबल नहीं, और करीब 30% स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें टोटल एनरोलमेंट 60 स्टूडेंट से भी कम। साथ ही बहुत सारे स्कूल्स की बिल्डिंग भी बेहद खराब हालत में, और इसमें पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स की टीचिंग स्किल्स भी सवालों के घेरे में। जैसे एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्नाव में एक इंस्पेक्शन के दौरान उस स्कूल की क्लास 8th की इंग्लिश टीचर से एक सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट भी नहीं पढ़ा जा रहा था। ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। वहीं इंडिया से उलट चाइना ने प्राइमरी एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए 1986 में 9 ईयर कंपलसरी एजुकेशन का लॉ बनाया, जिसमें 6 साल से 15 साल के बीच के हर बच्चे को पढ़ना जरूरी है। चाइना ने जो काम 1989 में किया था वो हमने 20 साल बाद 2009 में किया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाकर। वैसे पब्लिक एजुकेशन इंडिया की तरह चाइना में भी फ्री थी, पर इसे और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। रूरल एरियाज के बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिल सके, इसे एंश्योर किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चाइना में लिटरेसी रेट तेजी से बढ़ने लगा। इस एजुकेशन के साथ साथ चाइना ने वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया। स्टूडेंट्स को टेक्निकल स्किल सिखाए गए, इसके लिए TVET बनाए गए, जो कि पूरे चाइना में फैले हुए हैं। इस सब की बदौलत चाइना ने अपनी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एजुकेटेड स्किल्ड वर्क फोर्स में बदल दिया। इस एजुकेटेड स्किल्ड वर्क फोर्स का इस्तेमाल चाइना ने अपनी इंडस्ट्रियल लेबर के तौर पर करना शुरू कर दिया। अब बिकॉज ये लोग एजुकेटेड थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही आसानी से इंडस्ट्रियल स्किल्स को मास्टर कर लिया, और इस तरह से इनमें से बहुत सारे लोग एक सिंपल लेबर से फैक्ट्री मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच गए, और इनमें से कुछ ने तो फिर बाद में अपनी खुद की फैक्ट्री भी स्टार्ट कर दी। लेकिन इस एजुकेटेड स्किल्ड वर्क फोर्स का असली फायदा तो अभी मिलना बाकी था, और वो मिला FDI के रूप में। 90s के स्टार्टिंग में जापान और कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही थी, और इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए उन्हें नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने थे, और उनके अपने देश में जगह भी महंगी थी और लेबर भी। ऐसे में चाइना उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आया, जिसके पास जगह की भी कोई कमी नहीं थी और सस्ती स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल थी। इस पोजीशन पर अगर चाइना को अपनी स्ट्रेंथ समझ में आने लगी थी, उसे पता चल गया था कि अगर सक्सेस होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा। उसे पता लग गया था कि उसकी स्किल्ड वर्क फोर्स ही देश की असली ताकत है, जिसे इस्तेमाल करके वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। लिहाजा उसने ऐसी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को अट्रैक्ट किया जा सके। इसके लिए उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, जिसमें टैक्स और कंप्लायंसेस में छूट दी, और साथ ही इनके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया ताकि एक स्मूथ सप्लाई चेन बनाई जा सके, ताकि बाहर की कंपनीज अट्रैक्ट हों और वो यहाँ पर अपने प्लांट सेटअप करें। लेट 90s में जबकि पूरी दुनिया में इंटरनेट और कंप्यूटर का बूम चल रहा था, ऐसे में कंप्यूटर और उसके पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज, जिनमें से बहुत सारी कंपनीज US की थी, उन्हें भी अपने नए प्लांट सेटअप करने थे, और उनके अपने देश में भी जगह और लेबर दोनों ही महंगी थी। लिहाजा वो इस प्रोडक्शन को आउटसोर्स कराना चाहते थे, और ऐसे में उनके लिए भी चाइना एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आया। पर इस स्टेज तक आते आते चाइना भी अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर चुका था और एक बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में आ गया था। ऐसे में उसने इन कंपनीज को प्लांट सेटअप करने की जगह तो दी, पर बदले में अपनी टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करने की शर्त रखी। इन कंपनीज को बोला गया कि वो चाइना की कंपनीज के साथ टाई अप करके उनके साथ में काम करें। अब बिकॉज चाइना की अपनी कंपनीज भी अच्छी खासी टेक्निकल स्किल्स रखती थी, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी इस टेक्नोलॉजी को सीख कर उसे रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया, और इस तरह से चाइना में चीप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, जिसको उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डंप करना शुरू कर दिया। पर ये वो दौर था जब चाइनीज प्रोडक्ट का मतलब होता था चीप और अनरिलायबल। पर यह सोच भी धीरे धीरे बदलने लगी, क्योंकि चाइना की कंपनीज ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मिली नॉलेज का इस्तेमाल करके धीरे धीरे खुद को इंप्रूव करना शुरू कर दिया, और साथ ही ये कंपनीज खुद भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही थी।
और देखते ही देखते कुछ ऐसी कंपनीज भी सामने आने लगी इनके प्रोडक्ट सस्ते पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के होते थे। किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, पर आप सभी जानते ही हैं कि वो कौन सी कंपनीज हैं जिनके मोबाइल एंड लैपटॉप इंडिया में सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं। जिस तरह तेजी से चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अडॉप्ट किया, ठीक उसी तेजी से सर्विस इंडस्ट्री को भी अडॉप्ट किया। चीप स्किल्ड लेबर की वजह से ही दुनिया की कई सर्विस इंडस्ट्री बेस्ड कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वगैरह ने अपने ऑफिसेज चाइना में सेटअप करने शुरू कर दी, जिससे चाइना की इकोनॉमी को एक और बूस्ट मिला। साथ ही चाइना ने इन सर्विस बेस्ड कंपनीज से सीखकर खुद अपनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज स्टार्ट कर ली। इन्हीं सब स्ट्रेटजीज की बदौलत आज चाइना ने वो कर दिखाया जिसे एक ग्रोथ मिरेकल कहा जाता है। इन शॉर्ट कहें तो चाइना ने अपनी पॉपुलेशन में इन्वेस्ट किया और उसे एजुकेटेड और स्किल्ड बनाकर सही समय पर सही पॉलिसी का इस्तेमाल करके उसने उस रैपिड ग्रोथ को अचीव किया जो दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को भी सर खुजाने पर मजबूर कर देती। पर अभी जैसे मैंने एफडीआई की बात की थी, तो इंडिया ने भी तो एफडीआई के लिए डोर्स ओपन किए थे और ऐसा भी नहीं था कि इन्वेस्टमेंट नहीं आया था, इन्वेस्टमेंट भी आया था। पर आखिर इंडिया वो क्यों नहीं कर पाया जो चाइना ने कर दिखाया? वेल, तो इसके कई सारे रीजंस हैं। चलिए सब पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला रीजन जो निकल कर आता है, जिस पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, वो है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी एजुकेशन को कैसे यहाँ पर नेग्लेक्ट किया गया है, और हद तो ये है कि आज भी इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भी जब इन स्कूल्स का इंस्पेक्शन होता है या कोई नेता या पार्टी सरकारी स्कूलों की बात करती है, तो ज्यादातर बातें स्कूल्स की बिल्डिंग और फर्नीचर को लेकर या फिर सर्व किए जाने वाले मिड डे मील को लेकर की जाती है। एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे बेटर करा जाए, इस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि एजुकेशन की क्वालिटी एक ऐसी चीज है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि चुनावी वादों में उन चीजों पर जोर दिया जाता है जो आंखों से दिखाई दे, ताकि वोटर को लुभाया जा सके। एजुकेशन की क्वालिटी को बेटर करना एक ऐसा काम है जो कि काफी मेहनत और पेशेंस मांगता है। इसके लिए लंबी प्लानिंग की जरूरत है और जिसका रिजल्ट भी तुरंत नहीं दिखने वाला है, बल्कि 10-15 साल में जाकर दिखेगा। ऐसे में जबकि हर 5 साल में इलेक्शन होने वाले हों, कोई भी पार्टी या नेता ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जिसका रिजल्ट 10-15 साल में जाकर दिखे। और फिर आम पब्लिक भी तो वैसी ही, उसे पता ही नहीं है कि एक क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अच्छी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस भी वही समझ पाता है जो कि खुद वेल एजुकेटेड, और आम पब्लिक वेल एजुकेटेड नहीं है। और जो वेल एजुकेटेड हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, लिहाजा उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकारी स्कूलों में कैसी एजुकेशन दी जा रही है। और जी हाँ, यही वजह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेटर करना, हर बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल कराना कभी इस देश में कोई मुद्दा बनता ही नहीं। इसके साथ ही हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस का जो करिकुलम है वो भी आज की जरूरतों के हिसाब से अपडेटेड नहीं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बच्चों को कोर्स में तमाम ऐसी फालतू की चीजें पढ़ाई जा रही हैं जिनका उनकी लाइफ में कोई भी काम नहीं। यही हाल प्रोफेशनल कोर्सेज का है। हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट से कितने दूर हैं, इसका पता 2024 में हुए एक इकोनॉमिक सर्वे में चलता है, जो ये बताता है कि हमारे देश में 50% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है, यानी उन्हें ऐसा कुछ नहीं आता जिसकी वजह से उन्हें जॉब पर रखा जाए। यानी जो स्किल उन्हें स्कूल और कॉलेजेस में सिखाई जा रही हैं और जिन स्किल्स की मार्केट में रिक्वायरमेंट है, उसमें एक बड़ा गैप। हमने एजुकेशन पर तो ध्यान दिया ही नहीं, बल्कि अपनी वर्कफोर्स को स्किल्ड बनाने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज हमारे देश की केवल 2.7% वर्कफोर्स ऐसी है जिसने कभी कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ली, जबकि और देशों में ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जैसे यूएस में 52%, जापान में 80% और साउथ कोरिया में तो 96%। कैन यू इमेजिन? इवन चाइना में भी स्किल्ड वर्कफोर्स की परसेंटेज 30%। और मैं बता दूं कि ये जो 2.7% है, इनमें से भी एक बड़ा परसेंटेज ऐसे लोगों का होगा जिन्होंने कहने को तो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ली होगी, पर इन्हें स्किल के नाम पर कुछ भी नहीं आता होगा। जी हाँ, पूरे इंडिया में ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट्स कुकुर मुत्ते की तरह उगे हुए मिल जाएंगे जो कि एक सर्टेन अमाउंट लेकर आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, पर स्किल के नाम पर आपको कुछ भी नहीं सिखाएंगे। लोग ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एनरोल भी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस सर्टिफिकेट के दम पर शायद उन्हें कोई जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे लोग इन सर्टिफिकेट्स को लेकर गल्फ कंट्रीज में मजदूरी करने भी निकल जाते हैं। अपनी वर्कफोर्स को एजुकेट ना करना, उन्हें स्किल्ड ना बनाना इंडिया का एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। वैसे गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन, पर इससे भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वैसे इस फेलियर के कुछ कल्चरल रीजन भी। इंडियन सोसाइटी में टेक्नीशियन एंड फैक्ट्री वर्कर्स जैसी जॉब्स को लो कैटेगरी की जॉब्स की तरह देखा जाता है। हमारी सोसाइटी में हर पढ़ा लिखा बंदा एक व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहता है। ऐसे में पढ़े लिखे लोग इन जॉब्स की तरफ जाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ उन्हें वो सोशल रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि इसमें उनकी ग्रोथ के चांसेस भी लिमिटेड है। अब बिकॉज कम पढ़े लिखे लोग ही इस तरह की जॉब्स की तरफ जाते हैं, यही वजह है कि इन फैक्ट्री वर्कर्स में से ऐसे लोग ना के बराबर होते हैं जिनमें इतनी काबिलियत हो कि वो फैक्ट्री में टेक्निकल स्किल्स को मास्टर करके और उस बिजनेस मॉडल को समझकर एक दिन अपना खुद का प्लांट सेटअप कर पाए। जैसा कि हमने चाइना के केस में देखा था कि कैसे वहां पर लोग फैक्ट्री वर्कर से प्रमोट होकर फैक्ट्री मैनेजर बने और फैक्ट्री मैनेजर से फैक्ट्री के ओनर। इसी कल्चरल रीजन की वजह से आज इंडिया की इकोनॉमी मोस्टली सर्विस बेस्ड है।
जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में केवल 13 से 17% तक का ही कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया के फेलियर की एक बड़ी वजह इंडिया की वर्कफोर्स में फीमेल वर्कर्स का पार्टिसिपेशन का कम होना भी। इंडिया में फीमेल वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन 30% के आसपास है, जो कि पास्ट डेकेड्स में बढ़ा ही नहीं है बल्कि कम हुआ है। जबकि चाइना में ये पार्टिसिपेशन इंडिया से डबल यानी 60% है। और फीमेल पार्टिसिपेशन कम होने की वजह भी कल्चरल है। अब जरा सोचिए कि देश की आधी पॉपुलेशन वर्क में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी तो फिर हम कैसे अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाएंगे। इंडिया में एक एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्क फोर्स का ना होना ही वो वजह बना जिसकी वजह से बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए इंडिया के बजाय चाइना को चुना। इंडिया के फेलियर की दूसरी बड़ी वजह यहाँ की इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, जिसकी वजह से इंडिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंगापुर में जहां आप सारे कंप्लायंसेस सिर्फ एक दिन में पूरे करके नेक्स्ट डे से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो वहीं इंडिया में ये सब करने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। इंडिया में कुछ भी स्मूथली नहीं चलता, जिसकी कई वजहों में से एक वजह है कि यहाँ पर लोकल लेवल पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत कम है। चाइना और यूएस में जहाँ टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का 60% लोकल लेवल पर है, वहीं इंडिया में ये परसेंटेज 20% के आसपास है। इंडिया में गवर्नमेंट ज्यादातर पावर अपने हाथ में रखना चाहती है। चीजों को लोकल लेवल पर ऑपरेट करने देने के बजाय हर चीज को सेंटर से ऑपरेट किया जाता है, और इसी वजह से चीजें लोकल लेवल पर चींटी की स्पीड से रहती है। जबकि चाइना ने लोकल बॉडीज एफिशिएंटली काम कर सकें, इसके लिए न केवल उन्हें ज्यादा पावर दी है बल्कि एक इंसेंटिव बेस्ड मॉडल अपनाया है। अगर गवर्नमेंट की लोकल बॉडीज अपने एरिया में इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती हैं तो इसका उन्हें फायदा मिलता है। चाइना में अगर कोई बाहर की कंपनी अपना प्लांट लगाना चाहती है तो ये लोकल बॉडीज खुद से आगे आकर इस काम में उसकी हेल्प करती हैं और सारे जरूरी कामों को फटाफट निपटाती हैं। जबकि इंडिया में ये सब तो छोड़िए, गवर्नमेंट कभी कभी प्लांट के लिए जमीन तक एक्वायर नहीं करा पाती। इसकी वजह भी यही है कि गवर्नमेंट का लोकल बॉडीज के साथ तालमेल नहीं होता और हर चीज सेंटर में बैठकर डिसाइड की जाती है। इंडिया में ऐसा क्यों है? अगर इसकी तह में जाएं तो इसकी वजह भी कल्चरल है। इंडिया एक डाइवर्स कल्चर वाला देश है। यहाँ की सोसाइटी डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर और एथनिसिटी में बटी हुई। ऐसी सोसाइटी को एक साथ लेकर चलना एक चैलेंजिंग टास्क है और इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट्स की शुरू से यही पॉलिसी रही है कि लोकल लेवल पर पावर कम से कम दी जाए, क्योंकि अगर लोकल लेवल पर ज्यादा पावर दी गई तो इस पावर का मिसयूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। जी हाँ, इसी वजह से गांधी जी के ग्राम स्वराज के आइडिया को नहीं अपनाया गया, क्योंकि अगर लोकल बॉडीज को पावर दी जाती है तो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव होने के चांसेस ज्यादा हैं। लोकल बॉडीज में जिस रिलीजन, कास्ट, रीजनल एंड एथनिक आइडेंटिटी के लोगों का दबदबा होगा वो अपनों का फेवर करेंगे और दूसरों के साथ भेदभाव। अब जरा सोचिए, ये कास्टिज्म और रेसिज्म जो हमारी सोसाइटी में है, इसकी मार कितनी गहरी है। इस पॉइंट पर आकर हमें पता चलता है कि इंडिया के पीछे रह जाने का एक बहुत बड़ा रीजन हमारा कल्चर ही है। ये कल्चर ही है जो कि हमारी सोसाइटी को कई डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में तोड़ता है और लोगों के बीच में भरोसे को कम करता है और सेल्फिशनेस को बढ़ावा देता है। यहाँ हर कोई बस अपने बारे में सोचता है। हम लोगों के बीच में कास्ट, रिलीजन, रीजनैलिटी की इतनी दीवारें हैं कि हम लोग यूनाइटेड फील ही नहीं कर पाते। यही सेल्फिशनेस एंड लैक ऑफ मोरालिटी करप्शन को जन्म देती है, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी समस्या है। जबकि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के चलते वहां कई जनरेशन से स्कूल्स में जो एजुकेशन दी जा रही है वो एथिज्म को प्रमोट करती है। चाइना में 18 साल से कम के किसी भी बच्चे को किसी भी रिलीजन में इंडोक्ट्रिनेट करने पर कॉन्स्टिट्यूशनली बैन है। साथ ही किसी भी तरह की रिलीजियस एजुकेशन पर भी बैन है। यहाँ तक कि जो रिलीजन भी वहाँ मौजूद है उन्हें भी चाइनीज कल्चर के साथ अलाइन होना जरूरी है। वैसे तो मैं फोर्सफुली किसी भी डॉक्ट्रिन को थोपने के सख्त खिलाफ हूँ, फिर चाहे वो एथिज्म ही क्यों ना हो, पर चाइनीज गवर्नमेंट्स की इन पॉलिसीज की वजह से एक चीज तो हुई है, वहाँ की एक बड़ी पॉपुलेशन आज सुपरस्टिशन से दूर होकर रैशनल माइंडसेट की हो गई और उनके बीच होमोजेनिटी बढ़ी है। जबकि यहाँ इंडिया में देखता हूँ तो लगता है कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों पर अगर गौर करें तो यहाँ धार्मिकता और अंधविश्वासों को जमकर बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इससे वोट मिलते हैं। जी हाँ, रिलीजन का इस्तेमाल करके वोटर्स को इजीली पोलराइज किया जा सकता है। पॉलिटिशियंस इस चीज को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो लगातार ऐसे प्रोपेगेंडे चलाते रहते हैं, लगातार ऐसे एलिमेंट्स को हवा देते रहते हैं ताकि लोगों को बांटा जा सके। जी हाँ, डिवाइड एंड रूल एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, पर ये ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड सोसाइटी को और ज्यादा तोड़ने जैसा है। जबकि होना ही चाहिए था कि डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को हम किसी तरह से और ज्यादा यूनाइट कर सकें। साथ ही इसी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते पॉलिटिशियंस ऐसी पॉलिसीज पर फोकस करने के बजाय जो कि लॉन्ग रन में सभी के लिए फायदेमंद हो, ऐसी पॉलिसीज पर ज्यादा फोकस करते हैं जो कि वोटर्स को अभी के लिए खुश कर सके। वोट बैंक पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को खुश करने के लिए फ्री बीज का सहारा लेती हैं। ये एक तरह से वोटर्स को रिश्वत देने जैसा है। इस तरह की प्रैक्टिसेस डेवलपमेंट के लॉन्ग टर्म गोल्स को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि जब आपके पास वोट हासिल करने के लिए एक आसान रास्ता हो तो फिर लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देने की क्या जरूरत है। और इसीलिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर उतना काम नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए था। जिस तरह से पॉलिटिशियंस वोट पाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, वैसे ही इंडिया में पूंजीपति भी अपने फेवर की पॉलिसी लागू करवाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। पॉलिटिशियंस पब्लिक को ब्राइब करते हैं और पूंजीपति पॉलिटिशियंस को ब्राइब करते हैं।
और इस तरह से एक इकोसिस्टम बन जाता है। और जी हाँ, इंडिया में लंबे समय से ये इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता आ रहा है और ये भी एक बड़ी वजह है इंडिया के पीछे रह जाने की। दोस्तों, इंडिया के चाइना की तरह ग्रो ना कर पाने का जो सबसे बड़ा रीजन निकल कर आता है वो कल्चरल एंड पॉलिटिकल रीजन ही है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बोला है और एक बार दोबारा इस वीडियो में से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया को एक बड़े स्केल पर कल्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा हमारे हालात बदलने वाले नहीं। बट किसी भी रिफॉर्म के लिए सबसे पहली जरूरत होती है समस्या को पहचानने की। पर अनफॉर्चुनेटली हम तो अभी पहले पायदान पर ही नहीं पहुंचे, बल्कि हम तो उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं। हमें तो अपनी बेवकूफियों पर गर्व करना सिखाया जा रहा है। बुड़बक होना शर्म का बात नहीं है, बुड़बक होने पे गर्व करना ई शर्म का बात है। दोस्तों, चाइना का मार्केट अब इन्फ्लेट कर रहा है। चीप लेबर के दिन अब वहां लगते जा रहे हैं, लिहाजा बहुत सारी कंपनीज अब चाइना का ऑप्शन तलाश रही। ये एक तरह से हमारे लिए एक सेकंड चांस हो सकता है। पर इस रेस में अब हम अकेले नहीं हैं। साउथ ईस्ट एशिया के कई और देश भी इस रेस में दौड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मौका हमने चूका तो विकसित भारत का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। बाकी इकोनॉमी के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। आप कहेंगे तो इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एंड लास्ट में आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। साथ ही चैनल मेंबर्स और सपोर्टर्स का भी शुक्रिया, जिनके सपोर्ट की वजह से मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचा पाता हूँ। आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपसे जल्द होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।